हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज है द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन का। ओके, 7th क्लास जनरल साइंस का फर्स्ट लेसन है। ओके, जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत डिटेल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि एक्चुअली में इसका आंसर इस तरीके से किस तरीके से आंसर लिखा जाता है आपके आंसर बुक में। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो बच्चे लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग, जिसके अंदर आपको मैच द फॉलोइंग करना है आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ। यहाँ पे आपको ये दिए हैं, एक तरह से आपको वर्ड दिए हैं जैसे लोटस, एलोवेरा, कैस्कुटा, वीनस, फ्लाई ट्रैप। तो इस सबको क्या करना है, आपको यहाँ पे मैच करना है कि कौन सा जो सेंटेंस होगा वो प्रॉपर होगा। तो यहाँ पे हमने मैच किया है फर्स्ट वन का डी, सेकेंड का बी, थर्ड वन का ए और फोर्थ का है सी। ओके, इस हिसाब से आपको भी आंसर है वो आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप चेक करो तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको सिंपली यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है कि आई एम अ पेंगुइन, आई लिव इन द पोलर रीजन, कवर बाय द स्नो। ओके, माई एब्डोमेन इज व्हाइट, माई स्किन इज थिक विद द लेयर ऑफ फैट अंडरनेथ, माई बॉडी इज स्पिंडल शेप, माई विंग्स आर स्मॉल, माई टोज आर वेब्ड, वी लिव इन द फ्लॉक। ओके, तो एक पेंगुइन क्या कहता है कि मैं एक पोलर रीजन में रहता हूं। ओके, पूरी तरह से ढका हुआ स्नो से, और मेरा जो एब्डोमेन है वो पूरी तरह से व्हाइट है, मेरी स्किन भी बहुत ज्यादा थिक है। ओके, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या है, फैट है, और मेरी जो बॉडी है वो स्पिंडल शेप की है, और मेरी जो विंग्स है वो भी क्या है, स्मॉल है, और मेरे जो टोस है वे वेव्ड है, और क्या है, वी लिव इन द फ्लॉक। तो फ्लॉक में यानी एक साथ झुंड में हम लोग रहते हैं। तो उसका आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चन इज देयर एंड वाई 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 इज देयर थिक लेयर ऑफ द फैट अंडरनेथ। ओके, तो आप सभी को पता है कि जो पेंगुइन होता है, पेंगुइन का जो पूरा बॉडी होता है वो व्हाइट क्यों होता है, उसका जो स्किन होता है थिक क्यों होता है। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका कंप्लीट यहाँ पे हम लोग ने आंसर लिखा है। सबसे पहले कैमिफ्लाज यानी उसका स्किन का कलर का यहाँ पे आंसर दिया है। साथ में आप इंसुलेशन के लिए उसका जो स्किन होता है वो थिक होता है ताकि उसको प्रॉपर तरीके से हीट मिलती रहे। ओके, और उसको किसी तरीके की जो कोल्ड है इस सब से कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद सोशल बिहेवियर की वजह से वो हमेशा क्या किस में रहते हैं, फ्लॉक में रहते हैं, एक साथ झुंड में वो यहाँ वहां घूमते हैं। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सेकंड क्वेश्चन इसी में देखें कि व्हाई डू वी लिव इन द फ्लॉक स्टिकिंग क्लोज टू द ईच अदर, तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लॉक में रहने का एक मेन रीजन है कि उनको प्रोटेक्शन मिलती है किसी भी प्रेडिटर से। तो ये एक बहुत ही मेन पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप जरूर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे उनके अंदर जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन होती है। ओके, कम्युनिकेशन क्या होती है उनके अंदर, बहुत ही कमाल की होती है किसी भी पेंगुइन के अंदर अगर वो फ्लॉक में रहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद विच जियोग्राफिकल रीजन डू इट इनहेबिट वाई। ओके, तो कौन सा ऐसा जो जियोग्राफिकल रीजन है जो इनहेबिटेड है। ओके, और ऐसा क्यों है। तो अगर आप एक अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल रीजन में बात करें, अगर आप इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप बात करते हो, तो अगर आप उनके किसी भी अगर पेंगुइन के विंग्स की बात करो, बॉडी की बात करो, टोज की बात करो, या फिर उनके रहने का एक लाइफस्टाइल की बात करो, तो जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका का जो साउथर्न मोस्ट पास्ट है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है। ओके, और स्नोई इन्वायरमेंट है, एक्सट्रीम वेदर है, इसकी वजह से वहां पे जो पेंगुइन है वो वहां पे नहीं रहते हैं। ओके, तो ये आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद विच एडेप्टेशन शुड, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है कि विच एडेप्टेशन शुड यू हैव टू एनेबल यू टू लिव द परमानेंटली इन द पोलर रीजन। ओके, तो अगर आपको एक बहुत अच्छा अगर इन्वायरमेंट चाहिए, एडेप्टेशन चाहिए, तो आपको क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे परमानेंटली कि आप पोलर रीजन में जाके रह सकते हो, अंटार्कटिका में रह सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका जो स्किन है वो बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए। ओके, कि ताकि वहां पे आप सरवाइव कर सको, वहां पे आपको जो आपकी हीट है वो प्रिवेंट रहे आपके अंदर ही। ओके, और थर्मोरेगुलेशन का मतलब ही वही होता है जो यहाँ पे इंसुलेटिंग लेयर का मतलब है सेम। तो ये एक मेन फैक्टर है कि आपको वहां पे सरवाइव करना है, तो आपका सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आप इंसुलेटेड किस तरीके से रहेंगे, आप किस तरीके से प्रोटेक्टेड रहेंगे, ये एक मेन यहाँ पे फैक्टर होता है। ओके,
उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन एक देखोगे तो ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन पूछा है कि हु वॉज लाइंग, तो झूठ कौन बोल रहा है कि कॉकरेज हैव द 5 लेग्स। ओके, तो ये बिल्कुल भी झूठ है। आप चाहो तो अपने घर में आप कॉकरेज को पकड़ के उसके लेग्स को काउंट कर सकते हो, वहां पे आपको 6 लेग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, कॉकरेजेस के। और टाइप ऑफ इंसेक्ट बिलोंगिंग टू द क्लास इंसेक्टा एंड द मोस्ट इंसेक्टा इंक्लूडिंग द कॉकरेज हैव द 6 लेग। ओके, उसके बाद अगर हैन माय टोज आर द वेब, तो इसका जो आंसर है वो नॉट एक्यूरेट है, क्योंकि हेंस विच आर द फीमेल चिकन टिपिकली डू नॉट हैव द वेब टोज। ओके, उसके बाद कैक्टस के बारे में बात करें कि मेफ्लेसी ग्रीन पार्ट इज अ लीफ। ओके, तो ये क्या है, एक बहुत ही एक्यूरेट यानी प्रॉपर आंसर है, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। ओके, जितने भी कैक्टस होते हैं वो टाइप ऑफ सक्यूलेंट प्लांट होते हैं और ये फ्लैसी होते हैं। आपने देखा होगा कैक्टस को भी, और वाटर स्टोरिंग स्टेम होने के कारण ये फ्लैसी होते हैं और दे टिपिकली ग्रीन एंड फोटोसिंथेसिस आर हैपन इन द कैक्टस। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन लाई बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिया है कि what each of the following statement, write a paragraph about the adaptation with the reference to the each statement. Okay, there is a stream heat in the desert. तो डेजर्ट के अंदर अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है तो वहां पे आप किस तरीके से आपका एडेप्टेशन होना चाहिए, उसके ऊपर आपको एक बहुत ही छोटा सा एक ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो ऑलरेडी उसका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिख के दिया है, आप यहाँ से आप एक बार रीड कर सकते हैं। ओके, अगर आपने खुद का आंसर लिखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप यहाँ से भी अगर कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप आंसर को लिखना चाहते हैं, तो ये भी बहुत ही एकदम सही है, प्रॉपर है। ओके, उसके बाद ग्रासलैंड आर द लस ग्रीन। ओके, तो ग्रासलैंड लस ग्रीन क्यों होते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे आपको कंप्लीट यहाँ पे पूरा जो आंसर लिखा है, उनके इकोसिस्टम कैसा होता है ग्रासलैंड का, वो किस तरीके से कैटेगराइज होते हैं, वहां पे किस तरीके से टेम्परेचर होता है ग्रासलैंड में, किस तरीके से जो ग्रास होते हैं वो क्विकली उग जाते हैं, सनलाइट का इसमें क्या रोल होता है, न्यूट्रिशन उनको किस तरीके से मिलता है। ओके, और जितने भी ग्रेजिंग प्लांट ग्रेजिंग करने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, ग्रेजिंग का मतलब होता है कि जो चारा खाने वाले जानवर होते हैं ना, जैसे जो अनाज खाते हैं, मतलब जो घास फूस खाते हैं, वैसे जो जानवर होते हैं वो इसमें बहुत अच्छा एक रोल प्ले करते हैं। ओके, क्योंकि वो जब घास खाते हैं उसके बाद उनका जो डंग होता है, डंग से वापस पूरा जो लैंड है वो फर्टाइल हो जाता है, और जिसके कारण नेक्स्ट टाइम वापस रेनी सीजन में ओके वो वापस आपको वहां पे बहुत लंबे लंबे जो ग्रास है वो देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो यहां तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें, इंसेक्ट आर फाउंड इन द लार्ज नंबर। ओके, तो जो इंसेक्ट होते हैं आप कहीं पे भी देख सकते हो, अगर आप अपने घर के बाहर भी अगर आप देखोगे तो जो इंसेक्ट की जो इंसेक्ट का नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। ओके, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का एडेप्टेशन है वो बहुत ही कमाल का है। एक साथ वो लोग अराउंड बहुत मेनी नंबर्स ऑफ जो उनके बॉर्न बेबी होते हैं वो एक साथ बहुत ज्यादा निकलते हैं। ओके, जैसा नॉर्मल एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स में होता है वो एट अ टाइम एक या दो होते हैं, लेकिन ऐसा इंसेक्ट के अंदर नहीं होता है। उनके अंदर मेनी नंबर्स ऑफ जो उनके लार्वास होते हैं वो एक साथ ये करते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, और उसके कारण उनका जो इंसेक्ट का जो एजबर होता है एज अ पॉपुलेशन डेंसिटी में। ठीक है, उसके बाद वी हाइड। ओके, तो हम लोग हाइड क्यों होते हैं, इसके ऊपर भी अगर आप किसी एनिमल को देखो तो वो बेसिकली कब हाइड होता है, ईयर। तो लॉन्ग ईयर, तो लॉन्ग ईयर, तो लॉन्ग ईयर का सबसे अच्छा क्या यूज है उसके बारे में अगर एज अ एनिमल अगर आप सोचोगे तो लॉन्ग ईयर का सबसे अच्छा यूज यही है कि अगर कोई जो शिकार करने वाला कोई जानवर है अगर वो बहुत दूरी से आ रहा है तो आप उसके बारे में आपको एक ये सिग्नल होता है वो आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाता है। ओके, और ये बहुत ही दूर तक क्या करता है, जो डिटेक्टिंग है वॉइस का, साउंड का, वो आसानी से कर लेता है। ओके, और जिसका प्रेडिटर से और प्रो है वो प्रे है उनको आसानी से वो क्या करता है, इफेक्टिवली डिटेक्ट कर लेता है। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखें, नेक्स्ट हमारा है आंसर द फॉलोइंग।
तो आंसर द फॉलोइंग में आपको टोटल 4 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई कैमल इज कॉल्ड द सिप ऑफ द सिप ऑफ द डेजर्ट कहने का एक ही रीजन है, उसके जो क्लॉज होते हैं, पांव होते हैं, वो पांव की जो उंगलियां होती है वो बहुत बड़ी होती है उनका पांव, इसकी वजह से वो आसानी से डेजर्ट पे आसानी से चल सकते हैं, इनफैक्ट बेटर देन ह्यूमन। ओके, ह्यूमन से भी अच्छे वो डेजर्ट पे चलने वाले जानवर होते हैं, इसके लिए उसको शेप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है कि बहुत लंबी लंबी अगर दूरी किसी व्यक्ति को अगर ट्रेवल करना है डेजर्ट के अंदर, तो वो प्रीफर करता है कैमल को। ओके, अदर देन व्हीकल या फिर कोई भी अदर चीजें हैं उसके अलावा वो कैमल पे ज्यादा क्या करता है, ट्रस्ट करता है। ओके, उसके बाद हाउ कैन द प्लांट लाइक द कैक्टस एंड एकेशिया लिव इन द डेजर्ट विद द स्केर्स वाटर। तो आपको पता है कि कैक्टस और जो एकेशिया है ये दोनों क्या है, डेजर्ट प्लांट है, और डेजर्ट प्लांट आसानी से कैसे जिंदा सरवाइव रह पाते हैं बहुत कम वाटर में। तो ये एक सकुलेंट प्लांट होते हैं जिसके अंदर जो वाटर स्टोरेज होता है वो बहुत कमाल का होता है। ओके, और इनके कमाल के वाटर स्टोरेज के कारण ही ये लंबे समय तक क्या होते हैं, बिना पानी के और बिना किसी चीज के, ओके, जो एक्सटर्नल चीजें होती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है बहुत से प्लांटों को, ऐसे प्लांट आपने देखे भी होंगे, लेकिन कैक्टस है, एकेशिया है, ऐसे बहुत सारे जो डेजर्ट प्लांट है उनको इस तरीके की किसी चीज की नीड नहीं होती है, वो बिना वाटर के भी बहुत दिनों तक आसानी से वो सरवाइव हो जाते हैं। ओके, और अगर उनको थोड़ा सा भी वाटर दिया तो भी वो बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं, लाइव रहते हैं। ठीक है, उसके बाद what is the inter relationship between the adaptation of organism and their सराउंडिंग। ओके, तो आपको पता है रिलेशनशिप लिखना है किसके, बिटवीन एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के और सराउंडिंग के बिटवीन आपको क्या करना है, एक जो आपका रिलेशन बिटवीन है उन दोनों के बीच में, ऑर्गेनिज्म और एडेप्टेशन के बीच में सराउंडिंग के, वो क्या है उसके बारे में यहाँ पे आपको कंप्लीट आंसर लिखा हुआ है। आप इसको रीड करना है, आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको इसको अगर आप चाहो तो अगर आप अपना आंसर लिख सकते हो या फिर आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। ओके, हाउ आर द ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई। तो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किस तरीके से करते हैं यहाँ पे आपको बताना है। जैसे अगर आप टैक्सोनॉमी का एग्जांपल ले लो, टैक्सोनॉमी एक ऐसी मतलब एक ऐसा टेक्निक होता है, एक ऐसी पद्धत होती है जिसके अंदर आप प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं। प्लांट को क्लासीफाई इन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, जीनस, फिर उनका क्लास, फाइलम, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं। सेम उसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे उसका ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, उसका जीनस हो गया, ओके, उसका सब क्लास हो गया, ये सारी चीजों पे भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग जस्टिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये जो ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, बहुत से जो लोग हैं वो एक्टिविटी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमने सोचा कि इसका जो आंसर है वो आपको दिया जाए, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही इजी है और कमाल का आंसर है कि फाइंड आउट द हाउ टू द ग्रेजुअल एडेप्टेशन फ्रॉम द प्रिमिटिव मैन टू द मॉडर्न मैन मस्ट हैव द टेकन प्लेस। आपको पता है कि अगर आपको एडेप्टेशन करना है किसी भी चीज का, तो ये एक टाइम टेकन प्रोसेस है, आप आसानी से किसी भी चीज को एडेप्ट नहीं कर सकते हो। ओके, और अगर आप ग्रेजुअल एडेप्टेशन हो या फिर प्रिमिटिव मैन हो, तो उसके अंदर आप किस तरीके से ये चीज को हैंडल कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट अगर आप एक्टिविटी देखोगे तो कंप्लीट एक्टिविटी को हमने लिखा है। आप यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से चाहे आप देख सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमने मेंशन की है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट यहाँ पे जो एडेप्टेशन वाला पूरा एक ये था, उसको हमने पूरी तरीके से यहाँ पे कवर किया है, जो भी एक्टिविटी हमें दी गई थी। ओके, तो आप सभी को आई होप आपको ये पूरा जो चैप्टर का एक्सरसाइज है वो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी आपके डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, और आप प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी का मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।